अब आपने एक नई राह चुनी है, अच्छा भी लग रहा है। सीधे मुख्य मुद्दे पे आता हूं सर। तो अच्छा लग रहा है, खुशी है तो जाहिर कर दीजिए ना कि हम बहुत खुश हैं कि आप यहाँ पर हैं। नहीं, देखिए होता क्या है ना, आप जिस पेशे से होते हैं उस पेशे से अगर कोई अलग लकीर खींचता है और उस पर सफल होता है तो हमें लगता है कि अपने परिवार से कुछ कोई बड़ा है, अलग हटके। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप हमारे बीच से ही हैं और पत्रकार रहे, रिपोर्टर रहे, फिर आपने एक नई राह चुनी संघर्ष की, तो उसके लिए आपको अभी के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अब सर सीधे नोट पे आता हूँ। लगातार भी मुख्यमंत्री जी आई थी, सिरसा जी आए, आपने हर्ष जी को सुना। दिल्ली सरकार 1 साल हो गए दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा सेटबैक था, क्योंकि आपका ये वो फील्ड था जहां से आपका उदय हुआ और वहां से सत्ता से जाना एक बड़ा सेटबैक था आम आदमी पार्टी के लिए। ये 1 साल में क्या दिल्ली की जनता को वो मिला जो वायदा 1 साल पहले हुआ था? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सवाल तो आपको जो बीजेपी के प्रतिनिधि या सरकार के प्रतिनिधि यहाँ पर आएंगे उनसे इस कसौटी पे पूछना चाहिए कि क्या क्या वादे उन्होंने किए थे। हम ये आपको बता सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि ये दिल्ली के लोग जितने भी यहाँ पर बैठे होंगे उनको पछतावा है कि हमसे कुछ गलती हो गई। 1 साल पहले जो डिसीजन लिया वो किसी धोखे में ले लिया और उस धोखे की सबसे बड़ी परत अब से कुछ दिन पहले पूरी तरह से हट गई लोगों की आंखों पर से। जो इन्होंने कहा कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, वो कोर्ट के डिसीजन में साफ निकल के आ गया कि फर्जी केस ही नहीं बनता। कोई इस तरीके के घोटाले का आप छोड़ दीजिए कि इफ बट यस नो छोड़ दीजिए, कोई केस ही नहीं बनता। सारे आरोप मुक्त कर दिए गए, पूरा डिस्चार्ज कर दिया गया सबको कि भाई केस चलाने लायक भी केस नहीं है कि इस पे बहस की जाए। तो लोगों को ये समझ में आया कि अरे हमारे साथ तो धोखा हो गया। हमको तो ये कहा गया कि देखो देखो, जो व्यक्ति अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता था उसमें खोट है थोड़ा बहुत। और उसी असमंजस में, उसी संशय में कुछ लोगों को लगा कि ये जो लड़ाई होती है अरविंद केजरीवाल जी की और केंद्र सरकार की, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं कि बीजेपी को वोट देके देख लेते हैं, ये लड़ाई ना हो, शायद दिल्ली में कुछ काम हो जाए। लेकिन पिछले 1 साल में लोगों को एहसास हुआ कि वो जो लड़ाई होती थी ना, उसी की वजह से दिल्ली में काम होता था। केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए लड़ते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, इसलिए काम होता था। तो आज के दिन में तो आप दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा है, मैं भी कह रहा हूं, आप दिल्ली के अंदर खुली चुनौती है, आज चुनाव करा लीजिए। अगर 10 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बता दीजिएगा, जो झूठे वादे थे वो सारे 1 साल में एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल। तो अनुराग जी कह रहे हैं कि एक्सीडेंटल सरकार है ये निश्चित तौर पे एक्सीडेंटल सरकार है और धोखे से बनाई गई सरकार है, मैंडेट को चोरी करके बनाई गई सरकार है। आपने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म किया, जैसे वोट काटे गए, बनाए गए, वो सारा हमने पर्दाफाश किया चुनाव के समय में, और एक झूठी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की। एक ऐसे घोटाले की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई जो कहीं है ही नहीं, हवा के अंदर उसको मैं समझूंगी। और भी आपसे मेरे मन में बहुत से सवाल हैं, लेकिन क्योंकि हमारे बीच में दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी भी मौजूद हैं, आ चुके हैं, जोरदार तालियां एक बार उनका भी स्वागत हो जाए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज़ सुनाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा सीधा सवाल अब आपसे यही रहेगा, अभी हमने देखा कि किस तरह से कोर्ट का ऑर्डर आया और आप लोगों ने ये भी कहा कि जो कट्टर ईमानदार की जो हमारी जो छवि थी वो अब बरकरार है। अब इसको इस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस वक्त ये फैसला आया है, पंजाब चुनाव बहुत नज़दीक है, तो क्या जो आपने बातें कही है कि दिल्ली में कहीं ना कहीं केंद्र से और राज्य की जो टसल थी उसका एक फ़ायदा बीजेपी को दिल्ली में मिला है? इसको अगर मैं पंजाब में बढ़ाकर देखूं तो अब पंजाब से आप इसे किस तरह से कनेक्ट करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे पूरे देश के अंदर इससे आम आदमी पार्टी को फायदा मिला है और मुझे लगता है ये पूरे देश के लिए फायदा है। जो पूरे देश ने देखा कि विपक्षी नेताओं को कैसे पकड़ पकड़ के झूठे केस बना के जेल में डाल दिया गया। हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी के उन 500 दिन का हिसाब कौन देगा, जो उनको जेल में रखा और केस झूठा निकल गया। अब उन 500 दिन का हिसाब कौन देगा, उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं? क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और क्या उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के उन मिनिस्टर्स के खिलाफ
केस नहीं दर्ज होना चाहिए, जिन्होंने ये झूठी अफवाह फैलाई जिसके चलते लोगों के मन में कंफ्यूजन हुआ। केजरीवाल जी 150 दिन से ज़्यादा जेल में रहे, कोई कसूर नहीं। अब पता चल रहा है कि कोई केस ही नहीं बनता। और जिस तरीके से कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, खूब तालियां बजाई जब भारतीय जनता पार्टी ने इस अफवाह को आगे बढ़ाया। इन दोनों की जुगलबंदी दिल्ली के चुनाव में जो नजर आई वो भी एक्सपोज हो गई पूरे तरीके से। देवेंद्र जी बैठे हुए हैं, ए टीम और बी टीम की बात लगता है फिर से यहाँ से। इसमें दीपिका एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है अनुराग जी, जो बात अरविंद जी को जब राहत मिली लोअर कोर्ट से, तो आप लोगों ने कहा सत्यमेव जयते। एक व्यवस्था के तहत उस फैसले को सीबीआई ने हाईकोर्ट पे चैलेंज किया। जब हाईकोर्ट पे चैलेंज हुआ, फिर उन 23 लोगों को हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आ गया। तो फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जस्टिस हैं उनके ऊपर क्वेश्चन रेज किया गया कि इस बेंच से निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। तो फिर एक कोर्ट से जब हुआ तो सत्यमेव जयते, दूसरे से अगर नोटिस गया तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं हो रही है? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। पहले तो ये समझिए कि सीबीआई जो है वो क्या करने के लिए गई हायर कोर्ट में। सीबीआई ने कहा कि नहीं नहीं हमारे साथ तो अन्याय हो गया, इसको आदेश जो हुआ है इसको रोको, इस पे स्टे करो। स्टे तो हुआ नहीं, स्टे तो नहीं हुआ। इसका मतलब कि सीबीआई का पहला झटका तो हाईकोर्ट के अंदर लगा। दूसरा कि ये किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार है कि अगर ईडी हमारे केस में, आपको ध्यान है लोअर कोर्ट में फैसला आने वाला था और ईडी गई थी कि नहीं 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 जज बदल दो, जज बदल दो। तो अगर ईडी जज बदलवा सकती है, वो एक पक्ष है इस केस में और हम दूसरा पक्ष हैं, तो ईडी जज बदलवाए तो ठीक है, तालियां बजाओ, ईडी ने जज बदलवाए रहेगा ना। एक और अगर डिमांड की जाएगी। और अगर कोई एप्लीकेंट ये अपील करे कि भाई मुझे संदेह है, पास्ट में ये इंसिडेंट है उसकी वजह से, और सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करे कि भाई आप इस पे डिसीजन लीजिए, तो वो गलत कैसे हो गया? वो उसका कानूनी अधिकार है। किसी जज को किसी केस से रिक्यूज कर जाना, हट जाना, वो उस जज का अधिकार है। किसी एप्लीकेंट का जो उसमें आवेदक है उसका ये कहना कि नहीं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इनसे हमें इंसाफ मिलेगा, हम ये थोड़ी कह रहे हैं फलां जज को दे दीजिए। उसमें तो ये कहा गया है इनको मत दीजिए, बाकी किसी को दे दीजिए। तो ये तो कानूनी अधिकार है। अब नहीं, जैसे एक साल में आप दिल्ली की विपक्षी पार्टी कहे जिसमें आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, इनकी तरफ से कई सारे इश्यूज रेज किए जा रहे हैं, लेकिन आप इस चीज को तो मानते हैं ना कि जो बातें आप लोग कहते हैं वो जब तक पब्लिक के बीच जाए नहीं, जनमानस में वो चर्चा में ना आए, जनमानस के दिमाग में ना बैठे, तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या दिल्ली में विपक्ष, क्योंकि अभी तो चुनाव नहीं, एमसीडी का चुनाव अभी आने वाला है, अभी उसमें भी टाइम है, तो क्या वो आप लोग विपक्ष के तौर पर वो असर्ट कर पाए हैं पब्लिक के बीच में? देखिए मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें, जैसे मैं एक उदाहरण मैं आपको कल का देना चाहूँगा कि जिस तरीके की घटना आप सबको पता है कि जैसी वो पालम में जो घटना हुई और 9 लोगों की मौत उसमें हुई, वो साफ तौर पे आज पूरी दिल्ली के अंदर चर्चा का विषय है। हर आदमी उसके ऊपर चर्चा कर रहा है कि ये कैसे हुआ। आज मैं देख रहा था कहीं पे कि सरकार की तरफ से एक न्यूज़ ये प्लांट की गई कि कंजेशन की वजह से वो सड़क जो है वो चौड़ी नहीं थी, उसकी वजह से राहत का काम नहीं हो सका। 30 फुट चौड़ी रोड थी, 30 फुट चौड़ी। ये सच्चाई छुपाने के लिए कि आपका जो फायर टेंडर पहुंचा उसकी हाइड्रोलिक लिफ्ट नहीं खुली, एक की लिफ्ट छोटी पड़ गई, दूसरा जो आपका फायर टेंडर पहुंचा उसको पहुंचने में देरी हो गई, और आपके फेलियर की वजह से जो दिल्ली फायर सर्विसेज है उनको आपने नाकारा कर दिया, बिल्कुल उनको ख़त्म कर दिया, वो लोगों की जान नहीं बचा पा रहे। आज आशीष सूद जी कहाँ हैं? ये लोग तो बड़े बुलडोज़र चलाते हैं लोगों के घरों पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, 9 लोगों की हत्या करने वाले आशीष सूद के घर पे बुलडोजर कब चलेगा? ये पूरी दिल्ली का एक एक व्यक्ति आज के दिन में सवाल पूछ रहा है। अब ये अपनी जिम्मेदारी से कहां भागेंगे? कहां है दिल्ली के मुख्यमंत्री? अगर कोई ऐसी घटना कभी पास्ट में हुई, आपको याद है हमारे मंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कैसे तुरंत उस जगह पर जाते थे, लोगों से मिलते थे, उनका दुख साझा करते थे। अगर कहीं पे कोई कमी रहती थी तो जवाबदेही अपनी मानते थे। ये कहाँ है आज के दिन में? मंत्री, मुख्यमंत्री कहाँ है ये लोग? क्यों नहीं घटनास्थल पे पहुंचे? ये क्यों परिवार से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सके? इनके अंदर ये कमी है। इन्होंने सारी दिल्ली की सर्विसेज का, सारे जितने भी डिपार्टमेंट है उनका भट्ठा बैठा दिया 1 साल के अंदर, जिसकी वजह से दिल्ली आज त्राही त्राही कर रही है और दिल्ली के लोगों को पछतावा हो रहा है। बिल्कुल। सवाल ले लो दीपिका, फिर नहीं, मेरा एक सवाल है, फिर अब दीपिका तो सवाल ले लेंगी। बजट आने वाला है, पिछली बार जो बजट आया था वो 1 लाख
1 लाख करोड़ का था बजट। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि उसमें कम से कम 25% से 30% के बीच में ग्रोथ होगा। तो क्या ये जो बजट बढ़ता है वो कागजों में है वो, या एज्यूम किया जाता है कि बजट है? और जो बजट एक साल में जो एलोकेट हुआ, खर्च हुआ, उस पर विपक्ष के तौर पर आपकी राय? अच्छा, जैसे मैं बजट आने वाला है तो मैं एक उदाहरण के जरिए आपको ये समझाता हूँ कि ये 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ का बजट क्या है, भारतीय जनता पार्टी का क्या है। पिछले बजट में कितना महिलाओं के लिए 5100 करोड़ रुपए इन्होंने रखा था, उस 5,000 या 5100 करोड़ रुपए इन्होंने रखा था महिलाओं के लिए। उसमें से कितना खर्च हुआ भाई, कितना? अभी तक तो नहीं आया 2500। अच्छा, अभी तक खर्च नहीं हुआ उसमें से। तो आप ये देखिए कि 5000 करोड़ रुपए दिल्ली की महिलाओं के लिए इन्होंने बजट रखा। प्रधानमंत्री ने दिल्ली की हर चुनावी रैली में ये कहा कि दिल्ली की महिलाओं को पहली कैबिनेट में हम पैसा देने का अनाउंसमेंट करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह कहा कि 8 मार्च को, जो पिछले साल की 8 मार्च थी, उसको महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। इतनी नाकारा सरकार बनी दिल्ली के अंदर कि प्रधानमंत्री के शब्दों की मर्यादा नहीं रख सके। खुद जब बजट पेश किया तो रेखा सरकार ने यह कहा कि 5000 करोड़ रुपए दिल्ली की महिलाओं के लिए रख रहे हैं। नहीं, रुकिए, महिलाओं का सवाल है इसलिए महिलाओं के अधिकार पे पूरी बात होनी चाहिए। 5000 करोड़ रुपए में से 5 पैसे भी खर्च नहीं हुए। दिल्ली की महिलाओं के हक का 5000 करोड़ रुपया रेखा गुप्ता जी खा गई। मैं सीधे सीधे ये कह रहा हूं भाई, जब बजट में अनाउंस हो गया तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला? आपने सवाल उठाया, वाजिब है, विपक्ष को सवाल उठाने चाहिए और आपका हक है, लेकिन वो भी तो सवाल उठा रहे हैं। मैं किसी के पक्ष में बात नहीं कर रही हूं, लेकिन पंजाब में आपने भी चुनाव से पहले वादा किया था, वो वादा पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब ये वादा पूरा हुआ है। 1000 रुपए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप लोगों ने महिलाओं को देने के लिए कहा, 1500 रुपए SC वर्ग की महिलाओं को। तो समय तो आप लोगों की सरकार को भी लगा ना, तो वो भी ऐसे कह रहे हैं कि सरकार को मैं ये देख रहा था कि कार्यक्रम का नाम है दिल्ली दिल से, लेकिन ये तो बीजेपी वालों को सूट करता है कि जैसे ही दिल्ली के मुद्दे पे बात करें वो भाग के पंजाब चले जाएं। हम लोगों को थोड़ी सूट करता। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? अच्छा, दूसरा सुनिए। अच्छा, दूसरी बात सुनिए। नहीं, जब आपने पूछ लिया है तो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसका जवाब दूंगा। सवाल पूछा ना कि आरोप आप पर भी लग जाता है, तो दोनों के लिए ही सवाल बनता है। मैं फर्क बता रहा हूं दोनों में। अगर आप एक बयान, सिंगल बयान अगर अरविंद केजरीवाल जी का ये दिखा दें कि हम चुनाव के 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर हम महिलाओं को ये पैसा दे देंगे, तो मैं अभी इसी वक्त राजनीति से संन्यास ले लूंगा। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में रैली करके गए तो उन्होंने तारीखें बताई। 2 चीजें मैंने ऑन फैक्ट कहा है। उन्होंने कहा कि मैं पहली कैबिनेट में दिल्ली के अंदर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। फिर उन्होंने कहा 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हमारी बात हो सकता है कोई छोटी पड़ जाए, आपकी बात कोई छोटी पड़ जाए। देश के प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं, और रेखा सरकार ने सरासर अपने ही प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया। आज तक 1 साल हो गया, आज तक भी एक पैसा महिलाओं के खाते में नहीं पहुंचा। और सुनिए फर्क बीजेपी के और हमारी योजना का, जब आपने पंजाब की बात छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों के अंदर सरकार है, एक भी राज्य में कहीं 5% महिलाओं को देने की बात करते हैं, कहीं 10%, कहीं 20%। ये रहा बगल में हरियाणा के अंदर भी सिर्फ 5% महिलाओं को पैसा दे रहे हैं। पंजाब के अंदर 97% महिलाओं को उनके खाते में पैसा दे रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। 97% महिलाओं को। मतलब आप पंजाब को लेकर श्योर हैं? अभी तो थोड़ा टाइम है, लेकिन अब मैं दिल्ली की बात करता हूँ। एक बड़ा आरोप जो लगता है आम आदमी पार्टी पर कि जब तक आप लोग सत्ता में थे तब तक दिल्ली बहुत अच्छी थी, सत्ता से बाहर हुए उसके बाद दिल्ली के नेता दिल्ली में नहीं दिखते। ये संगठनात्मक तौर पर कई लोगों की ड्यूटियां लगती हैं, लोग जाते हैं, ये मैं समझता हूँ, लेकिन एक पब्लिक का परसेप्शन भी तो होता है ना कि पब्लिक के बीच मैसेज क्या कन्वे हो रहा है। दिल्ली के बड़े नेता नजर नहीं आते। ये विपक्ष की आपके जो विपक्षी साथी हैं उनके तरफ से पब्लिक के बीच ये नैरेटिव डालने की कोशिश होती है। अच्छा, जैसे एक कोई उदाहरण लेके ही समझाना पड़ेगा कि भाई जब दिल्ली के लोग किसी मुसीबत में हो तो हमारे नेता उनके साथ होते हैं कि नहीं, दिल्ली का कोई मुद्दा हो तो उसको उठाने के लिए हमारे नेता उनके साथ होते हैं कि नहीं। तो जब दिल्ली में नकली यमुना बनाई, प्रधानमंत्री जी को वहाँ आमंत्रित किया दिल्ली की सरकार ने, तो उसकी पोल पट्टी खोलने के लिए सौरभ भारद्वाज थे कि नहीं थे, पहले आप मुझे बता दीजिए। जब दिल्ली के लोगों की सांसें घुट रही थी
पोल्यूशन हद से ज़्यादा था, तो उस वक्त उस पोल्यूशन के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को एक्सपोज करने के लिए जब ये छिड़काव कर रहे थे सारे पोल्यूशन मीटर्स के ऊपर, तो सौरभ भारद्वाज जो दिल्ली के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी की, वो थे कि नहीं थे, ये आप बताइए। जब दिल्ली विधानसभा के अंदर चर्चा हो रही थी और ये पोल्यूशन पे चर्चा करना नहीं चाहते थे, तो आतिशी जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के विधायकों को इन्होंने पकड़ पकड़ के उठा के इन्होंने विधानसभा से बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो दिल्ली के लोगों की आवाज उठा रहे थे, इसलिए इनको बाहर निकालना पड़ा। तो थे कि नहीं थे, आप मुझे बताइए। और आज जब दिल्ली के अंदर 9 लोगों की मौत हो गई है, मैंने पूछा इनके मंत्री और मुख्यमंत्री कहां हैं? अरविंद केजरीवाल जी आज उनके परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं, सौरभ भारद्वाज जी कल उनके परिवार से मिल के आए, संजय सिंह जी कल उनके परिवार से मिल के आए। तो आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता लोगों के बीच में हैं कि नहीं है, और बीजेपी के नेता कहां किस मांद में जाके छुपे हैं, उनको भी ढूंढ के लाइए दिल्ली के अंदर। चलिए, एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको हम कह सकते हैं ये अभी का मुद्दा नहीं है। दिल्ली में जब भी विधानसभा चुनाव हुए हैं ये आवाज गूंजी है, यमुना सफाई का मुद्दा। उस मोर्चे पर हमने देखा कि आप लोगों के टेन्योर में भी सफाई नहीं हो पाई है यमुना की, लेकिन आप रेखा सरकार ने जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में आपने भी खबरें सुनी होगी और मैंने भी आपका पोस्ट देखा यहाँ आने से पहले, आपने इसे घोटाला बताया, 60 करोड़ जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं बोर्ड को। तो कैसे मानते हैं आप कि ये घोटाला कैसे हो रहा है, और आप मान रहे हैं कि जो अभी कदम उठाए जा रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है? देखिए, आपने अच्छा किया कि यमुना जी का मुद्दा आपने उठाया। एक होती है साइंटिफिक अप्रोच कि कोई समस्या है, आप उससे आंखें ना मूंद के उसका समाधान क्या होगा, आप उसके बारे में लोगों को स्पष्ट तौर पे बताएं और काम करें। अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी है कि चुनाव से पहले भी कोई उनसे बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने ईमानदारी से बताया कि मैंने एक वादा किया था, वो समय पे मैं पूरा नहीं कर पाया। और ये तो सबको पता है कि क्यों नहीं पूरा कर पाए, ये केंद्र वाले कैसे पीछे पड़े थे, जेल में क्यों डाला, किस तरीके से परेशान किया। उन्होंने कहा कि ये काम हम कर रहे हैं, हम STP प्लांट बना रहे हैं हर एक नाले पर, जब वो बन जाएगा तो साफ पानी यमुना जी में गिरेगा और ऐसे यमुना साफ होगी। बीजेपी की जब सरकार आई तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हो गई यमुना साफ। 4 दिन में इन्होंने क्लेम कर दिया कि इन्होंने दिल्ली की यमुना साफ कर दी, सिर्फ 4 दिन में। फिर इनके बीच में होड़ लग गई, रवि नेगी जी गए कि लाओ मैं आपको इसमें से पानी पी के दिखाता हूं। यमुना जी ने कहा रे झूठे पापी, आज जला, अंदर ही गिर गए उसके यमुना जी के। फिर रेखा जी सुनिए, फिर रेखा जी की हिम्मत ही नहीं हुई, उनको पता था यमुना कितनी मैली है इस टाइम पे, कितनी गंदी है। तो रेखा जी ने कहा कि मैं अपनी अलग बिस्लरी की यमुना बनाऊंगी, तो वो अलग से जाके उसमें पैर डुबोए। वहां पे रेखा जी के अब इंटरव्यू आप देख लीजिएगा, रेखा जी कह रही हैं नहीं पीने लायक तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन नहाने लायक, ये स्नान करने लायक यमुना जी का पानी हो गया है। आज जाओ ना आप, कभी सफेद झाग, कभी पिंक झाग, पहले झाग के रंग नहीं बदलते थे, बीजेपी की सरकार आने के बाद झाग के रंग भी बदल रहे हैं, कभी सफेद आ रहा है, कभी पिंक आ रहा है। और इन्होंने क्या किया यमुना जी साफ करने के नाम पे, जिस पे आपने कहा कि मैंने कहा घोटाला हुआ है। 6 करोड़ रुपए की VIP बोट खरीद रहे हैं ये, छोटा मोटा टाइटैनिक, 6 करोड़ रुपए का, 6 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 20 लाख। चलो 20 लाख तो मैंने वैसे रियायत दे दी थी कि आप कह रहे हो, तो 6 करोड़ 20 लाख, 6 करोड़ 20 लाख रुपए का छोटा टाइटैनिक खरीद रहे हैं। कहां चलाएंगे पता है? यमुना जी के जो झाग के पहाड़ बने हुए, टाइटैनिक चलता था बर्फ के पहाड़ों के बीच में, और ये यमुना जी के झाग के बीच में चलाएंगे। किस लिए खरीद रहे हैं भाई 6 करोड़ रुपए का? मैं बताता हूं किस लिए खरीद रहे हैं। ये बीजेपी के सारे नेता उस VIP बोट के अंदर बैठ के दारू पार्टी करेंगे, जहां पे यमुना जी में साफ पानी है, वहां पे ये दारू पार्टी करने के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, ऐशगाह के तौर पे 6 करोड़ रुपए का वो खरीद। 6 करोड़ रुपए में STP प्लांट क्यों नहीं बनाते? एक STP प्लांट, खुली चुनौती दे रहा हूं, आज पूरे दिन आपका शो चलेगा। अगर बीजेपी की सरकार आने के बाद एक STP प्लांट की पहली ईंट अगर रखी गई हो, तो आज आप नाम बदल दीजिएगा हमारा। एक भी STP प्लांट में एक भी ईंट रखने का काम इन्होंने नहीं किया। जो बजट अरविंद केजरीवाल जी अलॉट करके गए थे, जो प्रोजेक्ट शुरू करके गए थे, सिर्फ उन्हीं के फीते काट सकते हैं, बाकी इनके बस की मान रही है कि आने वाले समय में यमुना साफ नहीं होगी, जिस हिसाब से काम चल रहा है। जो मैंने आपको बताया, जितने STP प्लांट्स अरविंद केजरीवाल जी की सरकार शुरू करके गई थी, अगर ये उसका काम भी पूरा कर पाए, अगर सिर्फ फीते भी काट दिए इन्होंने उसके, तो भी यमुना जी काफी हद तक साफ हो जाएंगी। मुझे इस बात में भी संदेह है कि जो प्रोजेक्ट शुरू हो चुके, जिनका बजट आ चुका, जो पूरे होने वाले हैं, ये निकम्मे उसको भी पूरा नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए। अब मेरे पास आखिर के 1.5-2 मिनट हैं। अब ना ये मैं थोड़ा भाई भाई वाले मूड पे आता हूँ। पंजाब में हम जब जाते हैं तो आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी और कांग्रेस भाई भाई हैं। गुजरात चले जाते हैं तो
कांग्रेस पार्टी कहती है बीजेपी और आम आदमी पार्टी भाई भाई हैं। गोवा जाते हैं तो वहाँ समझ में नहीं आता कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की क्या भाई है या कांग्रेस। मतलब सर ये गणित क्या है? पब्लिक तो कंफ्यूज है कि कौन किसके साथ है। शक्तिमानी किलवी से है, किलवी से शक्तिमान, जहां भी गंगाधरी शक्तिमान है। जहां भी आप समस्या में फंसे आप मुझे बताइए, मैं समाधान बता दूंगा। बताइए सर। मैं एक पक्का समाधान इसका बता रहा हूं। देखो, लोगों को खुद जज करना चाहिए कि कौन किसका भाई है। कैसे जज करेंगे? दिल्ली के अंदर जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने बीजेपी की खूब मदद की, ये अब सबको पता चल गया है कि किसके खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, सबको पता चल गया है। दूसरा, अभी राज्यसभा चुनाव हुए बहुत सारे राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में राज्यसभा चुनाव हुए। आपको पता है बगल के प्रदेश हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस के 9 विधायकों ने जोर लगा दिया कि बीजेपी का सांसद बनना चाहिए। पिछली 2 बार से हरियाणा के अंदर कांग्रेस के विधायक बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनवा रहे हैं और देश के कई राज्यों के अंदर कांग्रेस के विधायकों ने जम के क्रॉस वोटिंग की कि हमें तो बीजेपी का सांसद बनवाना है। तो जो बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाए रखना चाहते हो, जो बीजेपी की सरकार अपने विधायक बेच बेच के बनवाते हो, जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद बनवाते हो वोट दे दे के, वो कांग्रेस भाई है या जिस अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला मोदी जी ने, जिस मनीष सिसोदिया को 500 दिन जेल में रखा, जिसकी टॉप लीडरशिप के 5 नेताओं को, एक टाइम ऐसा था जब हमारे टॉप के 5 नेता जेल के अंदर थे और हमारे खिलाफ अत्याचार किया, हमसे कैसा भाईचारा, हमसे कैसा भाईचारा? ये भाई भाई हैं जो कभी जेल नहीं जाते। कांग्रेस वालों से पूछो कोई जेल गया है क्या आज तक? ये कभी जेल नहीं जाते और बीजेपी की सरकार बनवाते हैं। तो बीजेपी कांग्रेस भाई भाई दोनों ने मिलके मलाई खाई। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने वक्त निकाला और ये बहुत शुक्रिया। ये तेवर बरकरार रहे आम आदमी पार्टी का, जो आपकी पहचान है। बहुत बहुत शुक्रिया।